तो गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो वेक्टर तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आज शुरू करेंगे हम लोग नया चैप्टर काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स 11th का चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो देखते हैं काइनेमेटिक्स है। तो आप प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रहिए, तभी समझ में आएगा। कंटिन्यू रहेंगे ना, रिकॉर्डेड वीडियो मिल ही रहा है यार। नहीं रहेंगे किसी और दिन, किसी दिन कर लेंगे। आइए देखते हैं काइनेमेटिक्स शुद्ध गतिकी न्यू चैप्टर। देखिए काइनेमेटिक्स की परिभाषा देख लीजिए, डिफिनीशन होती क्या है। परिभाषा को इंग्लिश में बोलते हैं डिफिनीशन, ठीक है। ठीक, गति के कणों को बिना जाने गति का अध्ययन शुद्ध गतिकी कहलाते हैं। मतलब कोई गति हो रही है तो उसमें जो गति कर रहे हैं, कोई पार्टिकल्स, अगर मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें कण तो होंगे ही, या कोई वस्तु ही गति कर रही है तो उसको हम बगैर जाने उसकी वो गति क्यों कर रहे हैं उसको बगैर जाने हम जब उसका अध्ययन करेंगे उसी को हम कहेंगे गति, शुद्ध गतिकी, ठीक है। अगर उसकी गति, अगर कोई वस्तु गति कर रही है, कोई वस्तु अगर गति कर रही है, तब अगर उसकी मतलब क्यों गति कर रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे, तब ये पार्ट जानते हैं आप किसमें चला जाएगी, एनएलएम में चला जाएगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में चला जाएगा। तो इसके बाद हम पढ़ाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो आइए यहाँ देखते हैं डिफिनीशन। तो हम आपको बता ही दिए परिभाषा, गति के कणों को बिना जाने गति का अध्ययन शुद्ध गतिकी कहलाता है, ठीक। अब गति और विराम होता क्या है। यदि किसी कण की स्थिति या किसी कण की जगह पर आप कोई आदमी, चूहा, छछूंदर, बंदर, बिलरिया, कुत्ता, आप कुछ भी ले लीजिए कण की जगह पर, ठीक है, या कोई गाड़ी, बस, ट्रक, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो ले लीजिए, आराम से ले लीजिए यार, परेशान ना हो, पास में पैसा हो तभी लेना। यदि किसी कण की स्थिति प्रेक्षक के सापेक्ष, प्रेक्षक कौन होगा, मान लीजिए जैसे आप इस समय हमें देख रहे हैं तो आप प्रेक्षक हैं, ठीक है। और मान लीजिए आप हमें देख रहे हैं और रिकॉर्डेड वीडियो ऐसे चल रहा है, सेकंड चल रहा है, हम ऐसे खड़े हैं, मतलब कुछ बोले वगैरह ऐसे, तो आपको लगेगा सर जी क्या कर रहे हैं, सर जी लग रहा है मर मुरा गए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर हम आपके सापेक्ष, आप हमें देख रहे हैं, आपके सापेक्ष हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, तो हम इस समय क्या है, विरामावस्था में, मतलब कोई प्रक्रिया, कोई क्रिया ही नहीं हो रही है। लेकिन अब मान लीजिए आप हमें देख रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि शुद्ध गतिकी पढ़ा रहे हैं इस समय, हम हम आपकी निगरानी में हिल जुल रहे हैं, तो ये हम क्या है, गतिकी अवस्था में, ठीक है। तो गति है क्या, यदि किसी कण की स्थिति प्रेक्षक के सापेक्ष परिवर्तित हो रही, आप प्रेक्षक हैं, हम आपके सापेक्ष परिवर्तित हो रहे हैं, तो हम आपके सापेक्ष किसकी अवस्था में लिए जाएंगे, गति की अवस्था में। और नहीं परिवर्तित हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे थे गति की अवस्था में, तो वह गतिशील कहलाएगी, अन्यथा विरामा कही जाएगी। अगर नहीं परिवर्तित हो रहे हैं तो हम विरामा कहे जाएंगे, रेस्ट मोशन कहे जाएंगे। अगर गति कर रहे हैं तो मोशन कहे जाएंगे, नहीं कर रहे हैं तो रेस्ट मोशन कहे जाएंगे। तो ये हो गया गति और विराम की परिभाषा। निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ठीक है। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो चीज़ों से, प्रेक्षक क्या है, हमारे सापेक्ष आप हमारे प्रेक्षक हैं, ठीक है। हम कुछ कर रहे हैं, पेन ऑन घुमा डुला रहे हैं, आप देख रहे हैं, तभी आप बता रहे हैं कि हाँ सर इस समय पे इस समय पे इस तरह की पेन घुमाए थे, ठीक है, इस समय पर इस तरह की पेन घुमाए थे, ठीक है। तो आप प्रेक्षक हैं। और प्लस टाइमिंग के सापेक्ष देखने तो टाइम के लिए क्या हो, स्टॉप वॉच आप देखते हैं, कोई भी रनिंग होती है तो उसमें स्टॉप वॉच जो होता है चालू किया जाता है, ठीक है। तो स्टॉप वॉच उसे कहते हैं। आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं, इस समय तो सभी एंड्रॉयड फ़ोन लिए हैं, आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं तो उसमें भी देखेंगे स्टॉप वॉच दिया रहता है। नहीं है तो आपकी घड़ी, ये घड़ी नहीं, कैलकुलेटर वाली घड़ी मान लीजिए इस समय जो आ रही है, पल्स बराबर कंटिन्यू मापती रहती है, ठीक है, तो वो वाली घड़ी। तो ये निर्देश तंत्र को मापने के लिए दो चीज़ों को आवश्यकता होती है, एक प्रेक्षक जिसके सापेक्ष आप कार्य कर रहे हैं, दूसरा घड़ी स्टॉप वॉच, ठीक, आप कितने समय में कितना कार्य कर रहे हैं, ठीक। तो निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु को हम तभी प्रेक्षित कर सकते हैं जब वह अपनी स्थिति को किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, किसी अन्य वस्तु की स्थिति के सापेक्ष परिवर्तित करे, ठीक है। आप कोई वस्तु हैं, हम कोई वस्तु हैं, हम आपके सापेक्ष परिवर्तित हो रहे हैं, तभी तो आप हमें माप सकते हैं, आपके पास समय हो तभी आप हमें माप सकते हैं। नहीं तो अगर हम गति नहीं कर रहे हैं, हम गति नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसे हैं गति होती कर रहे हैं, खूब दौड़ खेल कूद रहे हैं, हमें कोई देखने वाला ही नहीं है, तो कोई क्या बोलेगा कि सर रूम में क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया।
सापेक्ष परिवर्तित कर, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा देखिए, एक आध लेक्चर या 1.5 लेक्चर तक हो सकेगा, मतलब डिफिनीशन परिभाषा थोड़ा फिर चलेगा, फिर उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे आना शुरू होएगा, मतलब न्यूमेरिकल। तब धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल आना शुरू हो जाएगा तो थोड़ा मजा आएगा। ये सब चीज़ें आप पॉइंटेड हैं, लेकिन इनको आप जान लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। और इसमें 3 फ्रेम ऑफ, इसकी हिंदी इंग्लिश होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, और डिफिनीशन। और इसमें 3 पॉइंटेड है। 3 पॉइंटों के बाद हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आए बच्चे, देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 3 पॉइंट बच्चे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, चीजें क्या कैसी हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्रेक्षक के पास समय मापी यंत्र होना चाहिए। प्रेक्षक के पास समय मापी यंत्र मतलब स्टॉप वॉच एवं निर्देश तंत्र देखिए, स्टॉप वॉच जो क्या है, समय मापी यंत्र है, और निर्देश तंत्र क्या है, स्थिति को बताएगा, मतलब कि कितने समय पर आप कहाँ थे, ठीक है। स्थिति को बताने के लिए होनी चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी वो माप पाएगा, ठीक है, नहीं तो वो विराम अवस्था में। दूसरा क्या है, गति और विराम सापेक्ष पद है। गति और विराम सापेक्ष पद है, ठीक है, यहाँ विराम हम 2 बार लेकिन कोई दिक्कत नहीं। गति और विराम सापेक्ष पद हैं जो कि निर्देश तंत्र पर निर्भर करते हैं, ये आगे हम समझेंगे, ठीक है। यदि निर्देश तंत्र स्पष्ट नहीं किया गया है, यदि निर्देश तंत्र स्पष्ट नहीं किया गया है, कह रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्या रहे हैं, यदि प्रेक्षक निर्देश तंत्र में प्रेक्षक और स्टॉप वॉच नहीं निर्धारित किए गए हैं, तो जो धरातल मतलब धरती की जो तल होगी उसी को हम क्या मान लेंगे, निर्देश तंत्र मान लेंगे, ठीक ठीक। ये वही कह रहे हैं, यदि निर्देश तंत्र स्पष्ट नहीं किया गया है तो धरातल को ही निर्देश तंत्र मान लिया जाएगा, ठीक। तो ये तीन पॉइंट उसके हो गए, किसके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। टाइप्स ऑफ मोशन 3 प्रकार के होते हैं। ये तो हो गया मोशन, परिभाषा आप लिख लीजिए। बाकी इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट परिभाषा रहेगा, उनमें हम अंतर आपको बताएंगे। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर धीरे धीरे न्यूमेरिकल आता जाएगा, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे इतना आगे बढ़ जाएंगे, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चे देख लेते हैं डिफिनीशन के साथ, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन 3 प्रकार के होते हैं, 1D 2D 3D, ठीक। एक विमी गति, द्विविमी गति, त्रिविमी गति, ठीक है ना। तो देखते हैं 1D मोशन क्या होता है। एक विमी गति, यदि कण की स्थिति सरल रेखा के अनुदिश परिवर्तित हो रही है, ठीक, सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है, तो वह एक विमी गति कहलाती है, 1D मोशन कहलाती है, ठीक। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली सरल रेखा में जाती है एक ही दिशा में, ठीक। या हम कह सकते हैं कि, या ये भी कह लीजिए कि सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी, ठीक। या फिर कह लीजिए आप ऊपर से गिराई हुई कोई वस्तु, ठीक, तो सीधी ही आएगी, ठीक। तो ये तो 1D मोशन हो गया। द्विविमी गति, यदि कण की स्थिति तल में परिवर्तित हो, ना कि सरल रेखा के अनुदिश, कह रहा है यदि कण की स्थिति तल में ही परिवर्तित हो, सरल रेखा के अनुदिश परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, तो हम उसे द्विविमी 2D मोशन कहते हैं, ठीक है, द्विविमी गति। अब 2D मोशन में क्या लिखवाएं, आप लिखना चाहें तो नागिन डांस लिख लीजिए, क्योंकि वही तो होते हैं तल में परिवर्तित, तल में चाहे इधर नाचे, चाहे उधर, चाहे जहाँ नाचे, ठीक है। तो ये हो गया द्विविमी गति। त्रिविमी गति 3D मोशन, यदि कण की स्थिति आकाश में 3 तलों में परिवर्तित हो, कह रहा है यदि कण की स्थिति आकाश में 3 तलों में परिवर्तित हो, ठीक है, XYZ तीनों तल में परिवर्तित हो, तो उसे हम त्रिविमी गति 3D मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, आकाश में चिड़िया ऐसे 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 उड़ रही है, उसकी इच्छा कब कहाँ घूम जाए, किधर मुड़ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, आजाद पंछी है भाई, ठीक है, समझ ही रहे हैं आप। इसको आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, और उनमें अंतर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है, ठीक, वो देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए अभी तुरंत। तो है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, ठीक है। देखिए परिभाषा तो आप जानते ही हैं, ठीक है, परिभाषा आप जानते ही हैं, परिभाषा आप बना भी लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, कुछ नहीं अंतर है। डिस्टेंस जो होती है वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई होती है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वस्तु द्वारा चली गई न्यूनतम लंबाई होता है, ठीक है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ठीक,
हम यहाँ से इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा रास्ता है, ये दूरी कहता है कि रास्ता यही है तो आप इसी रास्ते से चलिए, दूरी कहता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि नहीं हम तो सीधे जाएंगे ऐसे, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, ठीक। आइए यहाँ देख लेते हैं, यह दिए दूरी होती क्या है, यह दिए गए समय में रास्ते की कुल लंबाई, जो कुल लंबाई होती है, जो क्या है एक अदिश है। दूरी सदिश होती ही नहीं, ठीक है। दूरी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, अदिश राशि, ठीक है। यह दिए गए समय में रास्ते की कुल लंबाई है जो एक अदिश है। और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या है, यह दिए गए समय में रास्ते की न्यूनतम लंबाई है। अभी हम आपको बता दिए यह दिए, ठीक है, इस तरह से। अब मान लीजिए न्यूनतम लंबाई, आपके माइंड में एक डाउट होता होगा, मान लीजिए सर रास्ता भी यही है और हमें विस्थापन भी यही नापना है, तो भाई अभी हम आपको आगे एक पॉइंट बताएंगे, ठीक। दूरी या तो क्या होगी, उससे बड़ी होगी विस्थापन से, या तो फिर बराबर होगी ना। तो पॉइंट अभी हम आपको आगे एक बताएंगे, ठीक है ना। ये हो गया। और विस्थापन क्या है, एक सदिश है, वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। दूरी कभी घटती नहीं, दूरी भाई अगर हम चल रहे हैं तो दूरी कभी घटेगी नहीं। हम बार बार नाच जितने बार जाएंगे दूरी हमारी बढ़ती जाएगी। लेकिन हम यहाँ से चलना ठीक, ये तो हो गई हमारी दूरी, ठीक है ना। ये तो हो गई हमारी दूरी। मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे 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 खूब नाचे जा रहे हैं, यहाँ आए तो हमारी दूरी क्या होगी, कभी जीरो नहीं होगी। हमारी दूरी मानी जाएगी हम जितना चले हैं, जितने मीटर चले हैं, जितने सेंटीमीटर चले हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हम यहाँ से चलना प्रारंभ किए और फिर ऐसे चलते चलते यहाँ आ गए, ठीक। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 100 मीटर है मान लीजिए, ठीक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, दो बिंदुओं की क्या है, यह दिए गए समय में रास्ते की न्यूनतम लंबाई। तो रास्ते की न्यूनतम लंबाई दूरी कहेगा, हम यहाँ से यहाँ ऐसे हो लेंगे, जीरो, ठीक है। हम जहाँ थे हम वहीं आ गए, विस्थापन कहता है हम जीरो हो गए भाई, ठीक। तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूरी कभी घटती नहीं और विस्थापन यह घट और बढ़ सकता है, ठीक है। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक। तो वो हम आपको बताएंगे, ठीक। अब देखिए घटेगा कैसे, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक। घटेगा तो ऐसे ही, ठीक, अभी जो बताया। लेकिन बढ़ेगा कैसे, मान लीजिए, ठीक, ये आपकी ये रास्ता रहा, ठीक। ये आपका वो रास्ता रहा जो आपको दूरी में नज़दीक पड़ रहा है, लेकिन अब आप जा रहे हैं इस तरीके से, तो ये विस्थापन क्या आपको दूरी बढ़ा देगा, ठीक। तो ये विस्थापन दूरी से बढ़ भी सकता है, ठीक है ना, ठीक। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी भाई, दूरी कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन विस्थापन क्या है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। यह धनात्मक और ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, यदि तय की गई दूरी शून्य है, यदि तय की गई दूरी शून्य है, ठीक है, तो वस्तु मुख्य रूप से विरामावस्था में। यदि तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु मुख्य रूप से भाई विरामावस्था, क्योंकि यहां से तय की गई दूरी यहीं पर है, तो मतलब वस्तु मुख्य रूप से वहां से चला ही नहीं है। लेकिन यदि इसका मान शून्य, लेकिन अगर विस्थापन का मान शून्य है तो यह तो फिर वस्तु चलकर अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ गया है, नहीं तो फिर क्या है, वो भी विरामावस्था में। यदि इसका मान शून्य है तो वस्तु विराम पर है या फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति से गुजर रहा है। दूरी को हम d या फिर s से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अदिश है। लेकिन विस्थापन को हम s वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे, एरो लगा, क्योंकि वो है एक सदिश है, ठीक। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए, इसमें और भी पॉइंटेड है, हम आपको बताएंगे, पहले आप इनको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों देख लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ पॉइंट बचे थे, उसके बाद ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद आएगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा न्यूमेरिकल टाइप में, ठीक है। देखते हैं क्या चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। क्या है, 4 पॉइंट तो हम आपको बता दिए थे डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के भी। तो यहाँ पर 5वां पॉइंट देखते हैं, दूरी निश्चित बिंदुओं के मध्य। क्या है दूरी, क्या है दूरी, कह रहा है दूरी दो निश्चित बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत मान हो सकते हैं। दो निश्चित बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत मान हो सकते हैं, सही चीज है भाई, ठीक। ये लीजिए, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, हम यहाँ से भी जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे, ऐसे मतलब कहीं से भी ऐसे ऐसे जाएंगे, हमारी इच्छा है जहाँ से घूम कर टहल कर जाएं, ठीक है। तो ये तो दूरी के दो बिंदुओं के मध्य अनंत मान हो सकते हैं। लेकिन विस्थापन के क्या है,
विस्थापन में दो बिंदुओं के मध्य केवल एक ही मान हो सकता है, ठीक है। दो निश्चित विस्थापन में दो निश्चित बिंदुओं के मध्य विस्थापन का केवल एक ही मान हो सकता है, ठीक। दूरी इक्वल टू इज ग्रेटर देन विस्थापन, ठीक है। दूरी यह तो विस्थापन हमेशा बड़ा होगा, यह तो फिर विस्थापन के बराबर होगा। दूरी कभी विस्थापन से छोट होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये है, ये इसी चीज का ये पॉइंट है। दूरी विस्थापन के बराबर तभी होगी, कह रहा है दूरी विस्थापन के बराबर तभी होगी जब वस्तु निश्चित दिशा में सरल रेखीय गति कर रही हो। अगर हम कह सकते हैं यह ए है यह बी है, दूरी और विस्थापन बराबर तभी हो सकते हैं जब दूरी भी कोई व्यक्ति यहीं इस तरह से माप रहा है और दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी भी यही होगा, विस्थापन भी यही होगा, ठीक है। इस तरह से, ठीक। तो सरल रेखीय गति में होगा ऐसा। और क्वेश्चन देख लेते हैं शॉर्ट रूप में क्या है। केवल कह रहे हैं एक कण मूल बिंदु से चलकर एक्स अक्ष की ओर, एक कण मूल बिंदु से चलकर एक्स अक्ष की ओर बिंदु 10.0 की ओर जाता है, ठीक है। और फिर बिंदु -30 पॉइंट की ओर लौट आता है, तो कण द्वारा चली गई दूरी और कुल दूरी और विस्थापन बताइए, ठीक है। एक अक्ष है, मान लीजिए ये हमको यह ए है यह बी है, ठीक। यह हमको कितना दिया है 10 दिया है, या 10.0 लगाओ कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक। 10 दिया है। हम यहाँ ये मूल बिंदु यहाँ से चलना प्रारंभ किए, यहाँ तक आए हैं, कितना आया है 10 प्लस, फिर यहाँ से लौट कर हम आए हैं कहाँ पर, ये -30 की ओर, और यहाँ से ये -30 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है मूल बिंदु से, और -x इसको मान लीजिए x मान लीजिए, और इसको मान लीजिए -x की मूल बिंदु से दूरी -30 है, ठीक है। तो ये तो 10 हो गया, प्लस यहाँ से हम यहाँ गए हैं ए पर, ए से फिर हम बी पर लौटे हैं, तो यहाँ से 10 इधर आए हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 10 लिया जाएगा दूरी में कुल दूरी, ठीक है। इस तरह से जाएंगे यहाँ से फिर ऐसे आएंगे तो 10 ये प्लस 10 ये, 10 10 20 हो गया। उसके बाद 20 हो गया, फिर यहाँ से कितना है मूल बिंदु से कितना है माइनस की तरफ 30, तो कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। दूरी कभी माइनस नहीं होती, ये ना आप ध्यान लीजिए। ये कुल दूरी कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगा। अरे यार यहाँ से मूल बिंदु से गए यहाँ तक 10, फिर यहाँ से यहाँ तक मूल बिंदु तक आए 10 10 10 20 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ मूल बिंदु से -x अक्ष की कितनी दूरी है 30 है, तो 30 20 50 हो गया। तो ये हो गया दूरी। दूरी कभी ऋणात्मक होगी ही नहीं, हम आपको पॉइंट में बता चुके हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए विस्थापन सीधा सीधा देखिए आप। हम मूल बिंदु से कहाँ चले थे, एक मूल बिंदु से चले थे 10 मीटर, कहाँ ए पर, ठीक। फिर ए से हम मूल बिंदु पर आए कितना 10 मीटर, तो 10 - 10 खत्म हो गया, साला बस ही हो गया, ठीक है। 10 10 खत्म हो गया यार। अब विस्थापन कितना बचा, यही बच रहा है जो विस्थापन, फिर यहाँ मूल बिंदु से यही इतना लिया जाएगा, तो -30 आई क्या, तो विस्थापन कितना हम लिख लेंगे, विस्थापन इक्वल टू -30 लिख लेंगे, ठीक। तो ये विस्थापन किस ऋणात्मक दिशा में है, ठीक है ना, ठीक। ठीक, तो ये हो गया विस्थापन यहाँ मूल बिंदु से यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बस बच्चों आज के लिए इतना है। और प्लीज़ आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया, हमारा पढ़ाना अच्छा लगा, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर चाहिए तो लेक्चर 1 हो गया, लेक्चर मतलब 2 में हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल टाइम में करेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद आएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। फिर आएगा फिर गुरुत्वाकर्षण, ठीक। इस तरह के आएंगे, फार्मूले आएंगे। फार्मूले बहुत ही फार्मूले काइनेमेटिक्स में सबसे ज़्यादा फार्मूले भरें, क्योंकि काइनेमेटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक। तो सोचूंगा कि मतलब रोज़ हम 2 वीडियो अपलोड करूं, और एक आध हो सकता है बायो या केमिस्ट्री का लगा दूंगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए।